हेलो एंड वेलकम टू ऑल द फ्रेंड्स आउट देयर। आप सभी बच्चों का, पेरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आज प्रॉमिस किया था आप सभी के साथ कि आज शाम को 7 बजे मैं आप सभी के बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक स्कैनिंग लेकर आऊंगी। हम सभी को पता है कि 29 ऑफ जुलाई वेडनेसडे को गवर्नमेंट ने एक शुरुआत की है नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे बीच में रखकर। इसी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे बीच में फ्लोट हो रही है। अब वो इंफॉर्मेशन कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक ऐसी भी है कि जहां पर हमें उसके बारे में जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही और कंफ्यूजन इसकी वजह से बढ़ रहा है। व्हाट्सएप पे अलग अलग तरह के मैसेजेस फ्लोट कर रहे हैं और जो व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देते हैं कभी कभी। तभी मैंने जिस दिन ये पॉलिसी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन फ्रंट ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट ने रखा, तो उसी दिन बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस पेरेंट्स के आ रहे थे। बिकॉज क्या होता है कि हम व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस फ्लोट करने लग जाते हैं। अब जब वो कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस फ्लोट करने लग जाते हैं तो इन दैट सिनेरियो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कंफ्यूजन बढ़ जाता है, पैनिक हो जाता है। हम लोग इंफॉर्मेशन को जितना यूज करना चाहते हैं उससे ज्यादा कहीं कहीं मिस यूज होने लग जाता है। बिकॉज हम ये नहीं सोचते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 10th में 12th में पढ़ रहे हैं और उन लोगों के ऊपर इसका क्या असर होगा। और इससे कंफ्यूजन बढ़ जाने की वजह से बच्चों के साथ साथ, क्योंकि घर में एक माहौल बन जाता है पेरेंट्स का कंफ्यूजन का, पैनिक का, तो बच्चों के मन स्थिति के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ये चीजें। तो मैंने तभी कोशिश की थी कि उसी दिन एक मैसेज फ्लोट किया था कि कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे बहुत ही अपने शब्दों में ये बात कहूं कि ये पॉलिसी को मैं बीइंग अ करियर काउंसलर कैसे एनालाइज करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आई हुई पॉलिसी है। और इसके अंदर आगे आने वाले समय में जितना हो सकेगा डॉक्यूमेंटेशन कम से कम होगा और बहुत सारी चीजें हैं इसमें जानने वाली। बट एक 60 पेज का पूरा एक मैनुअल है, उसे पढ़ना, देन उसके बारे में आपके बीच में वो इंफॉर्मेशन रखना जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरी कोशिश आज के दिन यही है। फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो छूट सकती हैं, इसमें कुछ दो राय नहीं है कि हम लोग भी जब उसे स्कैन कर रहे हैं या उसे डिकोडिंग करने की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी नजर से भी निकल सकती हैं। कुछ चीजें मैंने इंटेंशनली भी छोड़ी हैं जो मुझे लगता है कि शायद या तो आपके काम की नहीं है अभी जानने के लिए। बिकॉज ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आया है। ये ऐसा नहीं कि चुटकी बजाते ही आज गवर्नमेंट ने बिल रखा है, प्रपोज किया है और कल ये लागू होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है हमारे सामने आने वाली है। 2040 तक इम्प्लीमेंट होगा ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बिल। अभी गवर्नमेंट ने जब इसके बारे में चर्चा की है, ये हमें पता है कि ये मोस्ट अवेटेड थिंग थी, जो हमारे बच्चे और हमारी जनरेशन या हमारे बच्चों की जनरेशन बार बार ये बात कर रही थी कि हमारे बीच में ये प्रश्न आते रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ किया जाए। हम जिस पैटर्न के अंदर पढ़ते आए, इसकी वजह से एक सीबीएसई का जो रुझान था बच्चों के सामने वो भी कम होता जा रहा था। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि सीबीएसई अपने आप में बहुत अच्छे से अच्छा इम्प्लीमेंटेशन रखना भी चाहे तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड, इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक उनकी तरफ खिंचाव जो जाता था वो इसलिए जाता था कि बच्चों को लगता था कि वहां पर हमें ज्यादा चॉइस के ऑप्शंस मिल सकते हैं। बच्चे विदेशों में जाते थे पढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं एक हम आज से न जाने कितने सेशंस पहले से मैं ये बात करती आ रही हूँ और मैंने बहुत प्रमोट भी किया है लिबरल आर्ट्स जैसे एजुकेशन को, जहां पे मुझे लगता है कि बच्चों को एक खुला माहौल मिलना चाहिए पढ़ाई का। बच्चों के सामने वो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, वो स्केड्यूल, वो करिकुलम आना चाहिए जिसके बारे में उन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ मैं ये बातचीत आज की शुरू करूंगी। सबसे पहले तो 3 चीजें हमें समझने की है कि हमें पैनिक नहीं करना है। दूसरी चीज हमारे समझने की है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ ये पॉलिसी आया है। और तीसरी बात, बहुत मंथन करके आया है, तो इसके बारे में हमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं वो हमसे बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंफॉर्मेटिव और इस तरह के लोग हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है टूवर्ड्स दिस जॉब।
और उन्हें पता है कि बच्चों के साथ वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, ना जाने कितनी जनरेशन्स के साथ सीबीएसई, एनसीईआरटी इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं। हमें उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए। हाँ, जहां पे क्वेश्चन होता था वो यही था कि हम इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम वहीं पिछड़े हुए बच्चों को इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, जहां पर वो उसे एप्लीकेशन कहाँ है, वो उसे अप्लाई कहाँ करें उस इंफॉर्मेशन को, उन्हें यही नहीं समझ आता था। आज मैथमेटिक्स अगर मैंने पढ़ा, मुझे कहाँ अप्लाई करना, आज मैंने हिस्ट्री पढ़ा तो मुझे अप्लाई कहाँ करना है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी बच्चों के सामने। तो कहीं ना कहीं इस दुविधा का अंत हुआ है, और आज हम कह सकते हैं कि एक मोस्ट अवेटेड, जिसे कि मैं कहूंगी कि पिछले भी कुछ सेशंस मैंने लिए प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर, और मैं बार बार एक बात करती आई हूँ बच्चों के सामने, एक होलिस्टिक अप्रोच की, कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास जानकारी है, इस जानकारी को मैं कहां पर इस्तेमाल करूं। हम लोग अपनी जानकारी को अगर प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, मैं एक बार नहीं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ बच्चों को कि बेटा अगर आपके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, बट until and unless you don't have that communication skills to present that idea in front of your team, how you are going to grow in your life. तो अपनी कम्युनिकेशन, तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच की जब हम बात कर रहे हैं, स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें घूमते फिरते हमारे पास एक जो आ रही है वो इंफॉर्मेशन आती है कि बच्चों का एक मल्टी डायमेंशनल उनका ग्रोथ होना चाहिए। बच्चों के सामने जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन छट कर नहीं आनी चाहिए, वो इस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट एजुकेशन फोरम होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, जहां जहां मुझे लगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, पेरेंट्स ने मुझे अप्रोच किया, और बार बार एक ही बात को हर पेरेंट तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने एक फोरम यहाँ पर तभी आप लोगों के लिए क्रिएट किया कि एक साथ उन्हीं सारी क्वेरीज को एक साथ जवाब दिया जाए। तो कुछ शुरू शुरू की बातें आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर, जो आज से पहले एनएचआरडी मिनिस्ट्री कहलाती थी, उनके जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, इन्होंने 29 जनवरी वेडनेसडे को हमारे बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पब्लिक डोमेन में रखी है। इस पूरी जो पॉलिसी को डिजाइन किया है उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जिनका नाम बार बार आ रहा है, ही वाज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसरो के चीफ रहे हैं वो, हम सभी को पता है। ये बहुत ही ऐसी बेसिक जानकारी है जो हमने न्यूज़पेपर्स में और न्यूज चैनल्स पे या फिर हमारे व्हाट्सएप पे डेफिनेटली हमें ये सारी जानकारियां मिल गई। मैं आपके सामने बहुत होलिस्टिक चीजें रखने वाली हूँ, उस तरह की चीजें जो हमारे लिए जानना जरूरी भी है, और इसे जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाएंगी। पहला तो देखिए, जो गवर्नमेंट बहुत अच्छा एक काम करने जा रही है वो ये कि अभी तक जो हमारा जीडीपी का 4.43% ऑन एजुकेशन लगता था, अभी उसे गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि उसे 6% तक लेके जाने की पूरी गुंजाइश है। और इन्हीं चीजों को एलोकेट करने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो हमारा लास्ट बजट पेश किया था, उसके अंदर ये बात सामने आई थी कि 99,300 करोड़ एजुकेशन के लिए और 3,000 करोड़ फॉर स्किल डेवलपमेंट एलोकेट किए गए थे। और ये बहुत अच्छा मूव था, तभी थोड़ी सी हिंट मिलने लग गए थे कि एक स्किल डेवलपमेंट को लेकर गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से जो हमारा एक बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है, हमारे देश की इकोनॉमी को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए, अ चाइल्ड शुड बी लाइक शुड बी दैट मच स्किल्ड कि उसे जाते ही बाहर एक जॉब के लिए एक मिनिमम के पास हो। बेसिक प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो जो ये नेशनल हायर एजुकेशन बिल NHEB रखा गया है हमारे सामने, ये मोस्ट प्रॉब्ली इम्प्लीमेंट होने की डेट्स क्या है, इसको लेकर कंफ्यूजन है। तो मैं आप सभी के बीच में छोटी छोटी कुछ डेट्स और कुछ चीजों के माध्यम से ये बात आपके सामने रखना चाहूंगी कि पहले तो ये 34 इयर्स की हमारी एक वेट के बाद ये बिल हमारे सामने आया है। दुनिया बहुत आगे निकल रही थी, हमारे बच्चे या तो आप ये देखें कि हमारे बच्चों का ब्रेन इतना ज्यादा डेवलप्ड है, और हमारे बच्चों का बाहर जाकर इतना मोस्ट वेलकम एक तरह से यूनिवर्सिटीज करती हैं, बाहर की कंपनीज करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो
ब्रेन को लेकर कहा जाता है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा जो क्वालिटी ब्रेन होता है वो बाहर चला जाता है उसे, क्योंकि बाहर या तो पढ़ने के साधन अच्छे मिलते हैं, या फिर उसके सामने समस्या ये होती है कि जो वो पढ़ना चाहता है वो हिंदुस्तान में उसे पढ़ने की परमिशन नहीं थी, या फिर उसके पास वो सुविधाएं नहीं थी। तो अब इस बिल ने हमारे सामने कुछ कुछ चीजें बहुत आसान कर दी हैं। तो ये जो 34 साल के बाद एक बिल हमारे सामने आया, तो ये एकदम से ऐसे नहीं आ गया कि गवर्नमेंट ने आज सोचा और आपके सामने बिल पेश कर दिया। मोर देन 2 लाख पीपल दे हैव गिवन देयर ओपिनियन, और उन लोगों ने गवर्नमेंट के सामने या फिर पूरे फोरम के सामने अपने विचार रखे, उसके बाद जाकर ये बिल हमारे सामने पहुंच पाया है। इस बिल के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज रही है वो बच्चों के होलिस्टिक अप्रोच पे और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के ऊपर रहा है, कि बच्चे का सिर्फ और सिर्फ अकेडमिकली ही ग्रोथ नहीं होना चाहिए, बच्चे के अंदर हर उस तरह का डेवलपमेंट स्किल आना चाहिए जिससे या तो उसे रोजगार मिल सके, या फिर उस जानकारी, उस नॉलेज को वो सदुपयोग कर सके, आगे इस्तेमाल कर सके। तो एक जो मेरी समझ में जो एक चीज मोटी मोटी आती है वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है, या फिर जो हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कहीं ना कहीं ध्यान इस बात पे है कि ब्रेन ड्रेन को रोका जाए और स्टूडेंट्स को स्किल्ड किया जाए। फिर हम बात करें रीजनल लैंग्वेजेस की, इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक टेक लिया है। गवर्नमेंट ने रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर स्पेसिफिकली संस्कृत, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी ये बात सोचते हुए कि संस्कृत को लेकर लोगों का जो विचार है आज की डेट में, फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं, स्पेनिश पढ़ना चाहते हैं, लेकिन संस्कृत को पढ़ने में कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट है। जबकि हम देखें कि बाहर जो कंट्रीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर संस्कृत को एज अ लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है, बट यहाँ पर धीरे धीरे वो धूमिल हो रही थी। तो संस्कृत को एक तरह से हम लोग, जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी रही हैं जहां पर हमें हमारे रूट्स से कहीं ना कहीं पीछे कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि वी आर बैक टू अवर रूट्स। कहीं ना कहीं हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस, अपनी संस्कृत भाषा को यदि हम प्रेज करने लगे, वर्दी समझें, तो जितना वर्थ हम उसे देंगे उतना ही ज्यादा उसकी वर्दीनेस बढ़ेगी और इंटरनेशनली उसकी ज्यादा रिनाउंड होने लगेगी वो। तो मुझे लगता है कि इससे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी बहुत ज्यादा, कुछ लोगों का ये आ रहा था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल खत्म कर दिया जा रहा है इसके अंदर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने आप में बहुत ज्यादा एम्फेसिस लेने वाली है, बहुत ज्यादा होल्ड रखने वाली है हमारी एजुकेशन पॉलिसी पे। ऐसा नहीं है। जो एजुकेशन पॉलिसी है, जितना की स्टेक होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उतना ही उसने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी पूरा के पूरा एक भार डाला है। जब हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, 3 लैंग्वेज सिस्टम्स की बात करते हैं, तो स्टेट्स को पूरी अथॉरिटी दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है कि कहाँ वो अपनी 3 भाषाओं का चयन कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। देन जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इससे कंट्रीब्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बड़ा है। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज करी है उन्होंने, कि जब हम एक जब हम इसे कहते हैं सेकेंडरी को अब हम हाई स्कूल के नाम से जानने लग गए हैं, वहां पर उन्होंने फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ने का भी, ऑप्ट करने का भी ऑप्शन रखा है। तो जिनको ये लग रहा है कि हम इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पढ़ ही नहीं पाएंगे, और ये एक क्वेरी थी मेरे सामने कि एक पेरेंट ने रखी कि क्या अब हम इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को बिल्कुल गवर्नमेंट ने एक तरह से दरकिनार कर दिया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम बात करते हैं हाई स्कूल की, तो वहां पर ऑप्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, बल्कि संस्कृत के लिए कहा गया है कि जहां तक हो सके वहां तक 8th स्टैंडर्ड तक संस्कृत को अगर स्कूल्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट जारी रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, और उसके बाद आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस को भी पूरा तवज्जो दिया गया है। इंग्लिश को लेकर भी इसी तरह की कुछ क्वेरीज हैं कि क्या इंग्लिश को दरकिनार कर दिया गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश को दरकिनार नहीं किया गया है। इंग्लिश की को आई अग्री, एक ग्लोबली जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज होती है, उसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बट हमने कहीं ना कहीं क्या किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम ने, कि इंग्लिश को वर्दीनेस देने के लिए हमने अपनी रीजनल लैंग्वेजेस, अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को कहीं ना कहीं काट दिया।
तो शायद गवर्नमेंट का बस इतना ही मन है कि हम अपने उन रूट्स को इंटैक्ट रहे उनके साथ, और साथ ही साथ जो विदेशी भाषाएं हैं उनको भी पूरा सम्मान दिया गया है। फोर्सफुली कुछ भी करने के लिए नहीं कहा गया है। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया गया है। जबकि अगर हम होलिस्टिक की बात करें अप्रोच की, या फिर हम फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करें, तो 100 से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को वेलकम किया गया है। उन्हें इंडिया के अंदर अपनी यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस खोलने के लिए वेलकम किया गया है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा ग्लोबली अवेयर होना, इससे ज्यादा ग्लोबलाइज होना, इससे ज्यादा गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी। देन अगर हम बात करते हैं कि मेन फोकस इस पूरे के पूरे बिल का यदि हमारे सामने हम लबोलबाब निकालते हैं, तो वो यही है कि स्किल बेस्ड लर्निंग रहे हमारे बीच में। देन हम एक फाउंडेशन कोर्स को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो 10+2 की जगह पर 5+3+3+4 का जो एक सिस्टम रखा गया है। सो आई वुड लाइक टू क्लियर समथिंग आउट हियर कि जो फॉर्मल एजुकेशन है 5 years, दैट विल बी अ फाउंडेशन ईयर। फाउंडेशन ईयर का मतलब इसमें क्या हुआ कि आप पहले भी अपने बच्चे को प्लेवे स्कूल भेजते थे। वो प्लेवे स्कूल पहले उस स्कूल का सिस्टम के अंदर नहीं आता था, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, तभी ये चीजें कंफ्यूजन बढ़ जाती थी कि सिलेबस को लेकर बहुत ही कोई प्लेवे किस तरह का मेथड यूज कर रहा है, कोई प्लेवे किस तरह का मेथड यूज कर रहा है। जब बच्चा फर्स्ट में आता है या फिर एक फॉर्मल लर्निंग के अंदर आता है, स्कूलिंग के अंदर आता है, तो कुछ चीजें उसे आती है, कुछ चीजें उसे नहीं आती। तो ये क्या रीजन है कि जब हम प्लेवे में बच्चे को भेजते हैं तो हर प्लेवे अपनी मेथोडोलॉजी के साथ बच्चे को पढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की एक चिंता ये रही है कि जब बच्चा फाउंडेशन ईयर्स कंप्लीट करे तो सभी के सभी बच्चे एक ही तरह के फॉर्मल एजुकेशन के साथ एक ही पैटर्न को लेकर, एक ही सिलेबस फॉर्म को लेकर पढ़े, ताकि और इससे प्लेवे स्कूल बंद नहीं होने वाले हैं। प्रॉब्लम बस इतना है कि हम बहुत पैनिक कर रहे हैं एकदम से। देखिए, जेंटली धीरे धीरे ये चीजें हमारे सिस्टम में आने वाली हैं, और जब ये हमारे सिस्टम में आएंगी तो डेफिनेटली ये चीजें अपनी जगह बनाएंगी, अपना स्थान बनाएंगी। और जो फॉर्मल एजुकेशन है हमारी, इस फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो एक बेसिक क्राइटेरिया रखा जा रहा है कि जो प्रेप, नर्सरी, केजी, ये सारी जो क्लासेस थी उसे एक फॉर्मल स्कूलिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो सिलेबस होगा वो डिजाइन बाय गवर्नमेंट होगा। इस पूरे सिलेबस का पूरा चिंतन मनन किया जाएगा, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जाएगा कि कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से किसी भी तरह का सिलेबस बच्चे के साथ लेकर नहीं चल रहा है। हर तरह पे एक सेंट्रल सिस्टम करने की एजेंडा किया गया है, कोशिश की गई है कि हर चीज को एक सेंट्रलाइज सिस्टम से जोड़ा जाए ताकि कंफ्यूजन, क्योस, पैनिक कम से कम हो। देन इसके बाद अगर हम बातें हैं कि वही फर्स्ट क्लास के अंदर जब आपका बच्चा जाता था तो 6 years का जाता था। आई हैव बीन इनटू स्कूल फॉर लॉन्ग 15 years, और मैंने देखा है पेरेंट्स अपने बच्चे का साल बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत मतलब हैरानी होती है ये बात देखकर कि हाउ कैन अ पेरेंट प्ले विद देयर चाइल्ड्स फ्यूचर। आप देखिए, जब हम एक छोटी सी सिचुएशन के अंदर आते हैं कि बच्चे का जो करियर है वो बेसिक फाउंडेशन ईयर से बनना शुरू होता है, और हम वहां पे कोशिश करते हैं बच्चे को जंप करवा दी जाए, वहां पर उसका साल बचा लिया जाए। आप वो एक साल बचाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर 1 year को बचाने के बाद बच्चा 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल सफर करने वाला है, हमें उसकी चिंता नहीं होती है। हम उसकी एज के अकॉर्डिंगली चाहते हैं कि मैं यहाँ पर एक अपना एक एग्जांपल देती हूँ। व्हेन द बिल केम, हुआ क्या कि एक कंफ्यूजन, क्योस जैसे क्रिएट हुआ, सभी के मन में क्योस हो रही कंफ्यूजन। माय डॉटर, शी इज इन 10th standard एंड शी वाज वेरी कीन कि मुझे लिबरल आर्ट्स पढ़ना है। और लिबरल आर्ट्स को लेकर मैंने पहले भी अपने सेशंस में ये बातें रखी हैं कि वहां पर डेफिनेटली आपका कोई सब्जेक्ट का इशू नहीं रहता है कि आप पूरे सब्जेक्ट पूल में से जो भी सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी। कोई ऐसा नहीं होता कि करिकुलम बेस्ड नहीं होता है कि आपको इस सब्जेक्ट के साथ ये नहीं लेना है या वो नहीं लेना है। आप मेजर एंड माइनर के अकॉर्डिंगली कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, माय डॉटर, शी इज इन 10th standard एंड शी टोल्ड मी, मम्मा मेरा एडमिशन आप 9th में दोबारा से करवा दो, सो दैट आई विल बी हैविंग दैट प्रिविलेज कि मैं फिर से विदाउट एनी स्ट्रीम उस चीज को पढ़ सकूं, और मुझे एक ओपन फोरम के अंदर अपना एक सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट करने का एक पूरा चॉइस मिल सके। सो हेयर आई वुड लाइक टू क्लियर वन मोर थिंग कि 9th एंड 10th के पैटर्न में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिलेबस में कुछ भी बदलाव नहीं है।
बस इतना किया जा रहा है कि जो सिलेबस के अंदर ऐसी चीजें थी जिनको हमें लगता है कि हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपनी जनरल लाइफ के अंदर, या बच्चा आने वाले फ्यूचर ईयर्स में उसको एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में नहीं टर्न आउट कर पाएगा, उन चीजों को सिलेबस से रिमूव किया जा रहा है। और जितना हो सके रोट लर्निंग की बजाय बच्चे को एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की तरफ आगे प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाना चाहती है गवर्नमेंट। इसका मतलब कतई नहीं है कि 9th ऑनवर्ड आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा कि आप वहां पे ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। 11th में ही होगा, लेकिन आप 11th के अंदर स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। जो एक आर्ट्स, मैंने अपने लास्ट सेशन में भी ये बात कही थी कि ह्यूमैनिटीज को जैसे हमने दरकिनार कर दिया। अब एक बच्चा जो बहुत स्टूडियस होता है उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि आप तो साइंस ही लेंगे, आप मेडिकल लेंगे, आप नॉन मेडिकल लेंगे। तो बच्चा अगर सोशल की तरफ थोड़ा सा उसका मन होता भी है, पढ़ना भी चाहता है सोशल, तो कहीं ना कहीं वो एक सोशल एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स नहीं लेता। बच्चे बीटेक कर लेते हैं, बीटेक करने के बाद फिर से एमबीए की तरफ भागते हैं, बीटेक करने के बाद फिर से टीचिंग की तरफ भागते हैं। तो व्हाई यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी एंड टाइम ऑन दोज डिग्रीज जो आपको आगे परस्यू करनी ही नहीं है। आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं या इंडल्ज हो जाते हैं जहां पे आपको आगे जाके कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। तभी हम बार बार बोलते हैं कि अपना असेसमेंट जरूर कराएं, आपके अंदर किस तरह के पोटेंशियल एरियाज हैं वो आप। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भाव यही रहा है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स, और खासकर एक सोशल बायस की वजह से आप वो जो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर कोई बच्चा म्यूजिक करना चाहता है उसे को करिकुलर एक्टिविटीज का हिस्सा बना दिया जाता है और उसकी ग्रेडिंग नहीं होती है। कहीं ना कहीं इस तरह की टीचर्स को भी बहुत सफर करना पड़ता है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस अबाउट म्यूजिक एंड योगा एंड डांस, दीज काइंड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट थिंग्स। क्यों? उन्हें लगता है कि लाइक इसके कुछ मार्किंग स्कीम में तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं। तो अभी क्या किया गवर्नमेंट ने कि एक करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज का, देन आपके जो स्ट्रीम्स हैं उनका, ये सब एक फाउंडेशन हटा दिया आपके ऊपर से। तो आप चाहे तो म्यूजिक और मैथमेटिक्स और सोशल, आप कुछ भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और ये शायद इंडिया के अंदर 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली इसे इनटेक किया, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इसे बहुत सालों से चलाती आ रही हैं। बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे क्रिया है, फ्लेम है, अशोका है। ये लिबरल आर्ट्स के रूप में इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे एजुकेशन फ्रेमवर्क को पहले से ही रन करती आ रही है। तो ये हमें एक समझने की जरूरत है कि जो एक पैटर्न चेंज हुआ है वो हमारा 5 इयर्स के अंदर हमारा जो प्रेप में कह सकते हैं, प्रेप नर्सरी केजी फर्स्ट एंड सेकंड को डाला गया है, कि जो हमारा फाउंडेशन ईयर है वो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो एक प्राइमरी का सेक्शन होता था वो अब एक फाउंडेशन ईयर की कैटेगरी के अंदर आ गया है। और जो हमारा प्ले वे स्कूल्स होते थे वो भी हमारे फर्स्ट एंड सेकंड के साथ कंसोलिडेट करके फाउंडेशन स्कूलिंग का नाम दे दिया गया है, फाउंडेशन ईयर्स का नाम दे दिया गया है। 5 इयर्स, नर्सरी से लेकर सेकंड तक। देन उसके बाद 3 इयर्स का एक फोरम है। 3 इयर्स का कॉलम क्या कहता है? प्राइमरी। प्राइमरी में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देन उसके बाद आता है 3 इयर्स अगेन मिडल। मिडल में 6th, 7th एंड 8th। ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, मैं अभी आपको इस बारे में भी इसके साथ चर्चा करने वाली हूँ। तो फोर्थ आने वाला है, फोर्थ ईयर का पूरा एक सेगमेंट आने वाला है, दैट विल बी हाई स्कूल। और जो जिसे हम सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के नाम से जानते थे, अब उसे हम हाई स्कूल से नाम से जानेंगे। और ये 4 साल का पूरा एक सेगमेंट रहने वाला है। इसके अंदर हमारे जो ईयर होने वाले 9th to 12th एज यूजुअल रहने वाले हैं। और इसको जो पूरा एक कह सकते हैं सिस्टम को डेवलप होने में, इम्प्लीमेंट होने में 2030 तक का गवर्नमेंट का पूरा एक स्पैन एक लेकर चल रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी से आगे मैं आपके सामने लेती हूँ, सो दैट कि अगर आपकी फेसबुक कुछ क्वेरीज होंगी तो यू कैन अप्रोच मी ऑल्सो। कुछ भी कंफ्यूजन आपको लगता है यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी। बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 60 पेज का पूरा एक एक फोरम आपके सामने फ्रेमवर्क रखा गया है। हर वो चीज मैं आपके सामने नहीं, टेक्निकली नहीं डिस्कस कर सकती, बट इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन अप्रोच मी आफ्टर दैट। जो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, ये जैसे मैंने बताया सेंट्रलाइज सिलेबस होगा फॉर फॉर्मल एजुकेशन। और लैंग्वेजेस को लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू टेक द डिसीजन कि उनको कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसके अंदर पढ़ाना है। बैगलेस पूरा स्टडी करने की कोशिश है। बैग डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना बैग के बच्चा स्कूल ना जाए, लेकिन जितना हो सके उसका बर्डन कम से कम हो।
जितना ज्यादा हो सके प्लेवे मेथड से, क्योंकि ये माना जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि बच्चे का दिमाग जब हम सेकेंड थर्ड क्लास तक की बात करते हैं, बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ग्रास्पिंग पावर उसके अंदर होती है। सो व्हाई नॉट एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा चीजें दिमाग में डालने की कोशिश करें प्लेवे मेथड से, बिकॉज बच्चा उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है, अटेंटिवली उसके अंदर भाग लेता है, और उसे सिखाना प्लेवे मेथड से आसान भी है। तो हम उसे रोट लर्निंग में ज्यादा डेवलप कर देते हैं, और वो उसमें उसी में इतना बिजी रहता है कि बाकी चीजें सीखने का और समझने का उसके पास समय ही नहीं बचता। तो ज्यादा से ज्यादा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एक क्राइटेरिया जो फुलफिल करना चाहते हैं वो इसके थ्रू कि फाउंडेशन जो स्कूलिंग है, फाउंडेशन ईयर्स हैं, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल ईयर्स हैं, और उनको ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसे एक फॉर्मल स्कूलिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। मेन पर्पस ये है। देन अगर हम आते हैं 10th के बोर्ड के अंदर, 10th और 12th का जो बोर्ड होने वाला है वो सेमेस्टर सिस्टम से होने वाला है। वैसे वो हाई स्कूल में यही सिस्टम रहने वाला है। इसके अलावा जब आप थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास और एट्थ क्लास में है तो भी आपका असेसमेंट होगा। देखिए, जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो हमने जब एक बात एक्सेप्ट कर लिया कि 8th क्लास तक हर बच्चे को क्लियर किया जा रहा है, पास किया जा रहा है, उसके अंदर कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जा रहा है, उसे प्रमोट किया ही जाता है। और खासकर इस कोरोना टाइम के अंदर हम नोटिस कर रहे हैं कि ये सारा सिनेरियो एक क्रिएट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे ही सामने नहीं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने भी रहने वाली दुविधाएं। तो आगे इसके बारे में क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसा किया जाएगा, बट ये एक फैक्ट है कि जो जैसा मैं आपको बताया कि बहुत नरेटिव यही रहने वाला है कि एजुकेशन सिस्टम विल बी मोर एप्लीकेशन बेस्ड रादर देन रिटन एंड रोट लर्न। जो एक मगिंग वाला कॉन्सेप्ट रहता है, बच्चा याद करके गया, देन हमने वहां पर लिख दिया, देन उसके बाद जब हम मजाक मजाक में लोगों से पूछते हैं कि आप बताइए उस साल में खिलजी कब आया था, अकबर कब आया था, या फिर हुमायूं ने ये कब बनाया था, तो ऐसी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कई बार स्टूडेंट्स के माइंड सेट में भी ये चीजें आती हैं कि इफ आई एम गोइंग टू बी अ स्टूडेंट जिसे मैथमेटिक्स की फील्ड में या साइंस की फील्ड में आगे कुछ बड़ा करना है, आप उसे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ रहा है उसे, तो ये कहीं ना कहीं उसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन मार्क करता था। तो अब ये चीजें शायद नहीं होंगी। देन हम बात करते हैं बीएड टीचर्स के लिए एक आ रहा है। बीएड के अंदर 2-3 तरह के फ्रेमवर्क लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसमें 1 ईयर का बीएड भी है, 2 ईयर का भी है, 4 ईयर का भी है। इसको हम इन डेप्थ किसी अलग उसमें ले सकते हैं, आज हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट ने किया है वो मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम किया है। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से, या फिर हम बात करें कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार हायर स्टडीज बीच में अगर छूट गई तो हम वहां पर बिल्कुल ब्लैंक होकर बाहर निकलते हैं। वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन। हमने 1 साल 2 साल यदि पढ़ लिया है ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो इवन आप कितनी भी होम मेकर से बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में थे या सेकेंड ईयर में थे, अगर फैमिली आगे बन गया या फिर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाए तो हमारे हाथ खाली होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरी चीज है आने वाले समय में, यदि आपको किसी फैमिली प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपनी एजुकेशन को बीच में कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ा, ब्रेक देना भी पड़ा, तो आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट में क्रेडिट सिस्टम मिल रहा है। आप चाहेंगे कि आप 1 ईयर आपने कंप्लीट किया तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, आपने 2 ईयर कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा या एडवांस सर्टिफिकेशन मिल रहा है, देन आपको 3 ईयर में डिग्री मिल रहा है। एमफिल को खत्म किया गया है जो रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है। एमफिल को रिसर्च के अंदर आपके ग्रेजुएशन के साथ ही मर्ज कर दिया गया है फॉर 4 ईयर डिग्री कोर्स। और जिनको एमए करना है, जिन्होंने 3 ईयर डिग्री किया है उनके लिए 2 ईयर का मास्टर्स है, जिन्होंने 4 ईयर का रिसर्च बेस्ड डिग्री साथ में किया है उनके लिए 1 ईयर का मास्टर है। देन अगर हम बात करें जो इसके और ज्यादा लाइक जिन्होंने आगे पीएचडी के लिए परस्यू करना है, तो आपने अगर 4 ईयर का डिग्री प्लस रिसर्च किया है तो आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो एनरोलमेंट का एक पूरा एक ढांचा जो समझ में आ रहा है दूर दूर तक, वो यही आ रहा है कि किसी को कोई निग्लेक्टेड ना रहे। तो 2030 तक गवर्नमेंट का 100% एनरोलमेंट करने का एक
क्राइटेरिया लग रहा है, जिसमें वो जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन ईयर से लेकर, जिसे प्री प्राइमरी बोला जाता है, प्री नर्सरी बोला जाता है, वहां से लेकर 12th क्लास तक 100% एनरोलमेंट की तरफ लाना चाहते हैं वो हमारे देश के बच्चों को। नॉट ओनली दैट, अगर हम बात करें इसमें ग्रेजुएशन लेवल तक भी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी एक सोच है कि ये जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो 50% तक हम इसके अंदर जो ड्रॉप आउट केसेस हैं हमारे, या फिर जो लोग एनरोलमेंट छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं, उन बच्चों को वापस लाया जाए। तो 2030 तक का ये प्लान है गवर्नमेंट का। देन जिन बच्चों का फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि वो हायर स्टडीज के अंदर उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए एक कैपिंग कर रही है गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के लिए, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, कि वहां पर स्कूल लेवल पर तो गर्ल्स के लिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इंक्लूसिव पॉलिसी है, जिसमें गर्ल्स को, जेंडर्स को हर तरह से कोशिश की गई है, गिफ्टेड चाइल्ड्स वगैरह को इसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ भी कोप अप कैसे किया जाए, इसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी एक सोच दिखाई है। नेशनल जिसे बनाया गया है, ये शायद हमारे लिए भी जानकारी नहीं है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये एक फोर्सफुली एक रिकमेंड किया गया है कि अप टू 50% ऑफ देयर स्टूडेंट्स, उन्हें स्कॉलरशिप देनी है। और क्या स्कॉलरशिप का रहेगा रेशो? 25% से 100% तक का स्कॉलरशिप उन बच्चों को देना पड़ेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। यदि हम बात करें इस मोमेंट पे, यदि हम लिबरल आर्ट्स पढ़ने की जब हम बात कर रहे थे, तो ये बहुत ही महंगा कोर्स था। बहुत से बच्चे इसके बारे में सोचते थे और ड्रॉप कर देते थे आइडिया को। रीजन भी कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर होने वाला है, ये पढ़ाई आगे करना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी एक चीज निकल कर आ रही है कि एक खासकर SC ST OBC के लिए तो ये है ही है, साथ में जो एकेडमिकली बहुत साउंड होते हैं और जिन बच्चों को यूनिवर्सिटीज अपनी तरफ से स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप्स देती हैं, एजुकेशन लोन्स होते हैं, इन सभी के लिए। देन कैपिंग ऑफ फीस के साथ साथ एक परख नाम से गवर्नमेंट ने इसके अंदर नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया है, जिसमें वो कोशिश करेगी ये सारा जो असेसमेंट है बच्चों का, जिसमें आप टेक्निकल कह लीजिए या फिर और भी इस तरह के बच्चों के असेसमेंट्स हैं, इन सब चीजों को असेस किया जाएगा, देखा जाएगा कि कितने अच्छे ढंग से, कितने अच्छे प्रारूप के साथ इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। देन एक जो चीज बच्चों के लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है, जब मैं बार बार होलिस्टिक अप्रोच की बात करती हूँ, जब मैं बार बार बच्चे से प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करती हूँ, टीम वर्क की बात करती हूँ, तो बच्चों के, जब हमने, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपना असेसमेंट भी करवाया, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, तो हमने उसमें नोटिस किया, हमारी जब सेशंस होते हैं, मैं बच्चों को ये गाइड करती हूँ साथ साथ कि आप टीम के साथ कितना अच्छा व्यवहार रख सकते हैं। ये एक बहुत क्रूशियल चीज है, जो कोई भी प्लेसमेंट करते हुए कंपनी भी आप में देखना चाहती है, कोई भी यूनिवर्सिटी जब आपको एडमिशन देती है वो भी देखना चाहती है कि आपके अंदर कितना लीडरशिप क्वालिटी, कितना एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी है। तो अभी गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली एक असेसमेंट फॉर्म में बनाया है कि जो रिपोर्ट कार्ड आपकी होती थी वो अकेडमिकली आपकी बारे में आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती थी, आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कितना अकेडमिकली ग्रो किया। बट अभी जो है असेसमेंट, वो रिपोर्ट कार्ड लेवल 3 लेवल पे 360 डिग्री, जो लोग कंपनीज में काम करते हैं या फिर जानकारी को रखते हैं अपने पास कि असेसमेंट किस तरह से होता है किसी भी एम्प्लॉय असेसमेंट में, तो 360 डिग्री का असेसमेंट इसमें डाला गया है, जिसमें हम सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सेकंड लेवल पे क्लासमेट्स, यानी कि जिसमें हम आपकी देखेंगे कि टीम स्पिरिट आपकी कैसी है, आप क्लास में क्लासमेट्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कहीं आप बुलिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं आप अब्यूज में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो ये कई बच्चे होते हैं जो अकेडमिकली बहुत साउंड होते हैं, बट बीइंग इन अ टीम वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस देते हैं, तो क्योंकि वो बहुत ही इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे दुनिया समाज से सोशली बहुत कट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंदर उसका होलिस्टिक अप्रोच की जब हम बात करते हैं, तो सोशली अवेयर हो, बीइंग एन हेल्पर डेवलप हो, ये सारी चीजों को जानने के लिए। और तीसरा, टीचर्स के साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये जो 360 जब हम बात कर रहे हैं असेसमेंट की, तो ये तीनों तरह से आपको इसमें नोटिफाई किया जाएगा। देन हम कॉलेजेस की बात करें तो एक फॉर्मेट, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेडेड एक जो लेकर आया गया है। देन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो लिया जाएगा कि अगर
हर कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको अलग अलग तरह का असेसमेंट करना पड़ता है, अलग अलग तरह के एग्जाम परस्यू करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये मंशा है कि आपका पेपर वर्क कम से कम हो, और जितना ज्यादा, फॉर इंस्टेंस मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने, कि जब हमें बात करनी होती है, हम एडमिशन की बात करते हैं कि ग्रेजुएशन किया, देन एमफिल के लिए फिर से वही पेपर वर्क करें, फिर पीएचडी करना है फिर से वही पेपर वर्क करें, मास्टर्स करना है ग्रेजुएशन के बाद फिर से वही पेपर वर्क करें। तो जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज बनाने का ये फायदा होता है कि आपका जो एक डॉक्यूमेंटेशन ड्रिल होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट का जो एक दूरदृष्टि दिख रही है, एक विजुअलाइज कर पा रहे हैं वो इस चीज को, कि बच्चों का बहुत सारा जो टाइम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन में ही निकल जाता है, एग्जामिनेशन में, असेसमेंट में, टीचर्स का कितना समय असेसमेंट में निकलता है। तो रादर देन असेसिंग एवरी ईयर, उन्होंने जैसे बनाया कि थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास, एट क्लास, देन उसके बाद आपका जो हाई स्कूल का होगा, और उसमें भी आपका सेमेस्टर सिस्टम रहेगा, सो दैट कि आप जो कोचिंग की तरफ बार बार भागते हैं, क्रैश कोर्सेज की तरफ भागते हैं, असेसमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सके, हमारे हमारे बोर्ड्स एग्जाम में आ सके, एक प्रेशर आ जाता है। बहुत ही हैरानी होती है कि 92% लेने के बाद भी बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से। तो कहीं ना कहीं इन सारे प्रेशर सिस्टम्स को, इन डॉक्यूमेंटेशन ड्रिल्स को दूर करने की कोशिश की गई है। क्रेडिट सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट बैंक बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। यदि हम इंटरनेशनल सिनेरियो में बात करें तो क्रेडिट सिस्टम बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है। इसके अंदर अभी तक, जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक बात रखती हूँ कि मान लीजिए आपको हायर स्टडीज के लिए इंडिया से बाहर जाना होता था, तो पहले सिस्टम ये होता है, जब आप क्रेडिट के लिए एग्जाम भी देते हैं, जो बच्चे, उनको शायद ये पता होगा प्रोफाइल बिल्डिंग के दौरान, कि अगर आपने 32 क्रेडिट्स की पढ़ाई करनी है, तो आपने अगर 2 या 4 या 6 क्रेडिट का एग्जाम दे दिया इंडिया में रहते हुए, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाते थे आपके टोटल क्रेडिट में से, और आपको उसकी फीस नहीं देनी पड़ती थी। यू हैव टू पे एज पर द आपकी कितनी क्रेडिट की पढ़ाई आप करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बाहर पैसे देते थे। पर अब ये जो क्रेडिट बैंक बना दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर, इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो बच्चों को शायद उन क्रेडिट्स की कीमत का अंदाजा लगेगा, और ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। देन इसके बाद हम जो एक इंग्लिश को लेकर भी एक मैं दोबारा से बात ये आपके सामने रखना चाहूंगी, कि जो बार बार ये बात हो रही है कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज रखा जाएगा, इंग्लिश को कोई बैरियर नहीं है, कि आप कुछ बच्चों के लिए जो ऐसी जगहों से आते थे जहां पर इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेटिव, या फिर उसे कह सकते हैं कि बच्चों का फ्लो नहीं है लैंग्वेज के अंदर, तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते थे। तो वो बैरियर का काम नहीं करना चाहिए कोई भी ऐसा लैंग्वेज, हमारी मदर टंग के ऊपर वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट थिंग। तो उसको एक, जैसे मैंने एक शब्द दिया कि वी आर बैक टू अवर रूट्स, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को हमारे संस्कारों से, हमारी जड़ों से जोड़ने की कोशिश है, विदाउट फेलिंग इनटू द आइडिया कि वो बच्चे कहीं कॉम्प्रोमाइज करें, या फिर उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कीमत चुकानी पड़े अपने करियर प्लेटफॉर्म पे, करियर के अंदर। तो इसीलिए रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ इंग्लिश का भी पूरा महत्व रहेगा। प्रेजेंटली जो बच्चे पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं उनको फिर से कहना चाहूंगी, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में कोई बदलाव नहीं है, इस साल भी नहीं है, एंड 99% अगले साल भी नहीं है, आई वुड से 100% अगले साल नहीं है, बिकॉज जो चेंजेस एप्लीकेबल कहे गए हैं, जो रिकमेंड किए गए हैं, वो 2022-23 से रिकमेंड किए गए हैं। सो अभी जो प्रेजेंटली बच्चे पढ़ रहे हैं इन 7th स्टैंडर्ड, मैं कहूंगी 2000, अभी 2021 का सेशन चल रहा है, तो इसके अंदर जो बच्चे 7th में पढ़ रहे हैं, दो स्टूडेंट्स विल बी इन 9th स्टैंडर्ड जब 2022-23 आएगा। तो 22-23 में जो बच्चे 9th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं, उनके लिए ये पहला चेंज आने वाला है, क्योंकि 9th के अंदर आप हाई स्कूल में उस तरह से फॉर्मली जाने वाले हैं। जो बच्चे अभी 8th स्टैंडर्ड में है एट प्रेजेंट, इस सेशन के अंदर अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे 11th में जाएंगे 2022-23 में। तो वहां पर उनको डेफिनेटली पूरा प्रिविलेज मिलेगा कि वो बच्चे अपने सब्जेक्ट पूल में से जो सब्जेक्ट चूज करना चाहे उसे वो कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें, जो बच्चे इस समय 12th के अंदर है 2021 के अंदर, तो आप जब 11th के अंदर,
और जो बच्चे ये वाले 11th के स्टूडेंट्स जब 22-23 के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपको जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो हम सर्टिफिकेशन की डिप्लोमास की बात कर रहे हैं या फिर हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो क्रूशियल क्लासेस है इस साल वो है एट प्रेजेंट 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड। ये 3 क्रूशियल ईयर इस साल, और ये 2022-23 के अंदर ये बच्चे जब 9th में, 11th में और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जाएंगे, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू सी द फर्स्ट फेज ऑफ दिस चेंज। टीचर्स के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, बिकॉज टीचर्स जो है वो स्कूल नीड्स टू बी चेंज, देयर प्लान ऑफ एक्शन शुड बी गोइंग टू बी चेंज, उनका ट्रेनिंग का पूरा सिस्टम बदलने वाला है, उनको सब्जेक्ट पूल ऑफर करने हैं, तो इट विल टेक टाइम। तो हमें, जैसे मैंने बताया कि हमें धीरे धीरे इन चीजों की तरफ बढ़ना है। एकदम से आज हमने सोचा, आज ये प्लान आया है और कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी स्टूडेंट्स बहुत रिलैक्स होकर रहे, और ये बहुत ही जेंटली आने वाला है, ये आपको चेंज पता भी नहीं लगेगा। ये देखिए, जब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आती है तो वो बहुत ही ज्यादा मंथन के बाद आती है, बहुत ज्यादा चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे, बच्चों को क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, ये सब सोचते हुए आते हैं। तो डेफिनेटली द पॉलिसी मेकर्स आर वेरी मच अवेयर अबाउट योर कंसर्न्स, और मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे बहुत रिलैक्स होकर रहे, और खासकर जो मैंने बताया presently अभी 7th, 8th and 11th है, they are going to see the first phase of the change in 2022-23। अभी हम 2021 एंड 21-22 में इस तरह के चेंजेस का फेज नहीं देखने वाले हैं। देन जो हमारा असेसमेंट का टाइप रहने वाला है, जैसे मैंने बताया कि रोट लर्निंग से हटेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ थ्योरेटिकल थिंग, एप्लीकेशन बेस्ड होने वाला है। हम कहाँ उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा रहेंगी चीजें, ताकि बच्चे मगिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस ना करें। देन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज विल ज्वाइन अवर सिस्टम, ये होने ही वाला है। देन हमारा जो 6th ऑनवर्ड है, इसके अंदर बहुत बेसिकली जो इसके अंदर चेंज एक अच्छा आ रहा है वो है वोकेशनल स्टडीज को इंट्रोड्यूस करने का। हम स्कूल के बाहर अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के दौरान मैं कई बार बोलती हूँ बच्चों को कि आप कुछ ऐसा करें कि आपने स्कूल के बाहर, क्लासरूम के बाहर ऐसा क्या सीखा, उसके बारे में आपका प्रोफाइल आपको एनहांस करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रही है कि बच्चे अपने प्रोफाइल को एनहांस करने के लिए, अपनी नॉलेज को रेज करने के लिए दे हैव टू गो आउट, और वो उन चीजों को देखना पड़ता है उन्हें। तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बर्डन हो जाता है, इसके अंदर फाइनेंशियल बर्डन होता है, टाइम शेड्यूल का बर्डन होता है। अब यदि बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग साथ साथ मिलेगी, बच्चा 6th ऑनवर्ड ही इंटर्नशिप, कोडिंग, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आपका वो स्कूल के करिकुलम का पार्ट हो जाएगा। आपको यू डोंट नीड टू बी फोकस्ड कि मुझे एकेडमिक को बैलेंस करना है तो मुझे ये बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज देखने के लिए टाइम नहीं निकलता। गवर्नमेंट आपकी कंसर्न को समझती है। आई नो वी आर वेरी लेट, 34 इज नॉट अ वेरी शॉर्ट स्पैन, बहुत लंबा टाइम होता है, बट अल्टीमेटली वी रीच्ड आवर गोल। और मुझे लगता है कि एक ऐसे मूव को हमेशा वेलकम करना चाहिए, और ये आने वाली जनरेशंस के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी मैं कहूंगी वो सुनहरा टाइम आने वाला है, गोल्डन ईयर एरा फॉर देम। देन हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप्स की, जैसे हमने बात करी। देखिए, बच्चों के अंदर, मैं पेरेंट्स को भी बार बार कहूंगी, आप अपने बच्चों को एकेडमिकली इतना ज्यादा, जो हम आज तक इतने सालों तक करते आए हैं, हमने उनके एकेडमिक्स पे इतना फोकस किया है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी, सोशल एथिक्स, टीम वर्क, देन यूजफुलनेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम कोडिंग की बात करें तो पेरेंट्स आर वेरी मच टायर्ड कि उनको बार बार बच्चों को कहना पड़ता है कि डोंट स्क्रीन टाइम कम करो, वीडियो गेम्स कम खेलो। सो अल्टीमेटली क्या है कि कोडिंग जैसी चीज बच्चे को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ेगी और एक यूजफुल एस्पेक्ट देगी बच्चे को। तो ये दो चीजें जो हमें इसमें से बेहतरीन मिलने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो रहा है, लिबरल आर्ट कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है सीबीएसई। सीबीएसई के इस तरह के एस्पेक्ट के आने के बाद आप देखें कि जो आईसीएसई बोर्ड है, आईबी बोर्ड है, जो एक उसकी तरफ बच्चों का खिंचाव था और बहुत ही महंगा अफेयर होता था बच्चों के लिए। अगर आपको स्कूलिंग में पढ़ना है तो आप चाहते भी हैं एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग करना, लेकिन आप नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल इश्यूज।
तो अब उन बच्चों के लिए तो मैं फिर से कहूंगी गोल्डन एरा, और वो बच्चे लिबरल आर्ट कॉन्सेप्ट को अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, और अपने सब्जेक्ट पूल में से स्कूल इज गोइंग टू ऑफर देम द सब्जेक्ट्स, और कोई बाउंडेशन नहीं होगा। इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा कि आप मेजर माइनर के कॉन्सेप्ट से अपने ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि बार बार हमने बात सुनी कि केमिस्ट्री के साथ बेकरी पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। और कई बार मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आपने अगर बायो के साथ इफ यू वांट टू, अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, आपको बायो पढ़ना साथ में, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैम, हमें ह्यूमैनिटीज के अंदर बायो हम कैसे पढ़ेंगे, हम साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बायो पढ़ना चाहते हैं, बट ह्यूमैनिटीज के अंदर बायो नहीं है। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए एक बाउंडेशन कि आपको साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। तो अब ये हमारे जो बैरियर्स हैं वो टूट गए। अगर बच्चा म्यूजिक के अंदर बहुत अच्छा है और म्यूजिक के कॉन्सेप्ट से वो पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकता है, बिकॉज अगर हम देखें जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, पेरेंट्स इसकी तरफ फोकस्ड क्यों होते हैं? ये बच्चे को रिलैक्स करता है, उसके माइंड को रिलैक्स करता है, उसको उस स्ट्रेस से दूर रखता है, उसे एक मी टाइम देता है, और उसको एक आ, मैं कहूंगी प्रेशर भी देता है कि कहीं ना कहीं एकेडमिक्स उसके कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। when music is going to be a part of your academics, when sports is going to be part of your academics, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, एंड पेरेंट्स आर गोइंग टू बी मोर रिलैक्स्ड इन दैट सिनेरियो। तो हम अगर बात करें, हम क्लोजिंग की तरफ आते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 45 मिनट्स, इसको क्लोज करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके सामने एक बात और कहूंगी कि कल इवनिंग के अंदर प्रोफाइल बिल्डिंग का सेशन 2 हम 7 बजे फिर से करने वाले हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज पिंग मी, मैं आपके पास अपना जूम का लिंक जरूर भेजूंगी सो दैट यू कैन ज्वाइन इन। इसके बाद हम साथ साथ इसको क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। मैं आपके सामने एक एक जैसे हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक एंड मल्टी डायमेंशनल चीज की, ग्रोथ की, अप्रोच की, तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारी क्वेरीज का यहाँ पर जवाब दे दिया है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट मी। अगर हम बात करें गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है इस फ्रेमवर्क को लाने का, तो रिडक्शन इन करिकुलम, कोर एसेंशियल्स, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना, देन इंटरैक्टिव क्लासेस की तरफ जाना, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की तरफ जाना, असेसमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, करिकुलम के ऊपर फोकस किया गया हुआ है, और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया है, बच्चों की मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के ऊपर काम किया है। इंक्लूसिव करना, इंक्लूसिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कहूंगी इस चीज के अंदर अगर हम डालें कि बच्चे का जेंडर, बच्चे का वो गिफ्टेड चाइल्ड है कि नहीं है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एडल्ट एजुकेशन, वोकेशनल स्टडीज, ये सारे टैबू हटा दिए, और सभी के लिए एक जैसा जब एक प्लेटफॉर्म रहेगा अंडर वन अम्ब्रेला, अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो लेस ऑफ कंफ्यूजन एंड मोर ऑफ आउटकम रहने वाला है। तो लर्निंग आउटकम हमारा ज्यादा से ज्यादा हो, ये तभी हो सकता है जब बच्चे डॉक्यूमेंटेशन से और हमारी पॉलिसीज और सिंप्लिसिटी ऑफ पॉलिसी से आगे बढ़ सके। देन हम 2021-22 के अंदर गवर्नमेंट का मेन फ्रेमवर्क क्या रहने वाला है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बनने वाला है। देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बनने वाला है। 22-23 के अंदर NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। देन थ्रू आउट दिस टाइम जो टीचर्स होंगे उनको प्रिपेयर किया जाएगा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन असेसमेंट सिस्टम, बिकॉज जब इतना ज्यादा बड़ा बदलाव आने वाला है तो अल्टीमेटली जो इसके अंदर सबसे कोर स्टेक होल्डर रहने वाले हैं वो है टीचर्स। तो उनके लिए इस असेसमेंट सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल दौर से निकलना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए टाइम दिया गया है। 2025-26 में जो गवर्नमेंट का जो गोल है, दे वांट टू अटेन यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3, कि एक बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी का नॉलेज हर बच्चे को हो। ये गवर्नमेंट का जो फाउंडेशन ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो गोल है 25-26 के अंदर जो वो अटेन करना चाहते हैं। देन 25-26 के अंदर और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 50% ऑफ लर्नर्स शुड बी एक्सपोज टू वोकेशनल एजुकेशन इन द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। 29 एंड 30 के सेशन तक यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर होना, ये पॉलिसी रहेगा गवर्नमेंट का। एंड 2040 तक पॉलिसी इज फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी।
तो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जो भी होगा इसके अंदर एंड में वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, खूबसूरत होने वाला है। मैं फिर भी यहाँ पर अपना एक क्लोजिंग कमेंट डालना चाहूंगी कि जो भी टीचर्स को कंफ्यूजन है, जो भी बीएड एस्पिरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर के बारे में थोड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि टीचर्स को ग्रेजुअली मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ मूव होना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल लेवल हो या फिर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल हो। देन स्कूल्स को इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, इसके लिए भी समय चाहिए। देन मेन मोटिव जो है वो कंटेम्प्रेरी बेस्ड एजुकेशन, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन सब्जेक्ट रहेगा, और जो एक जिसे कहते हैं ना सोसाइटल प्रेशर, वो उससे बहुत दूर हो जाएगा बच्चा। देन इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इसके अंदर मेनली रहने वाला है, एंड डिजिटल लिटरेसी गवर्नमेंट का मेन पर्पस है कि बच्चे को डिजिटली जोड़ा भी जाए, और क्योंकि आप जब उसे टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसका बेस्ट एंड क्रिएटिव यूज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी तक लेकर आना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। हियर आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि अगर इस सेशन को आपने देर से ज्वाइन किया है, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल ब्राइट अप्रोच विद मोनिका धीर, और अगर आप पर्सनली अप्रोच करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। माय कांटेक्ट नंबर इज 9911115127, आप उस पे भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपको लगता है कि इसमें नहीं आई है, या फिर इसके अलग भी अगर आपको इंफॉर्मेशन बच्चों के जैसा कि मैंने बताया कि बीइंग अ करियर काउंसलर आई डू टेक असेसमेंट्स, तो अगर आप उसके लिए अप्रोच करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। Here I would like to wind up this session, और बहुत बेहतरीन चीज आपके सामने आई है, जस्ट आप इसे बस जाया मत होने दीजिएगा। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हमारे सामने इतनी जद्दोजहद कर आपके सामने एक चीज लेकर आए हैं, और जो चीज इतने इंतजार के बाद आई है, डेफिनेटली वी शुड वेलकम इट, और बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है। मैं फिर से यही कहूंगी अपने क्लोजिंग कमेंट में कि इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन सिस्टम। एंड सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे लगी कि इस पूरे दौरान एनएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया, जो अभी तक की सबसे बड़ी डिमांड थी जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फ्रूटफुल सेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।